नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी और ओंकार चौधरी जी। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया याद रखें 21 मार्च 2026 हमारा दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट यानी कि मुंबई में भाऊ भी होंगे वहाँ पे और ओंकार जी भी होंगे। तो भाऊ ने ही हमको कहा था कि जयपुर में ही मत लगे रहो, बाहर निकलो। तो जी भाऊ। हाँ, वो तो अच्छा हो गया ना। पूरे अभी दिल्ली में हो गया और कहीं होगा, चलता रहेगा, फैलता रहेगा। हमारा अपना नेटवर्क होगा, अपनी इकोसिस्टम बनती जाएगी, इसलिए जी, कहा। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लें और जितने शीघ्र कराएंगे उतना ठीक रहेगा। तो आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं और सबसे पहले मैं भाऊ से पूछता हूँ कि देवेंद्र जी की तरफ से एक घोषणा आई कि उन्होंने जो 5% मुसलमानों का आरक्षण है वो समाप्त कर दिया है। संभवतः कल कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लेके और उसको समाप्त किया था। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो विवाद चल रहा है यूजीसी वाला, उसको पटाक्षेप की तरफ ले जाने का प्रयास है या फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो तो कानून में भी फंसेगा। ये देखो, पॉलिटिकल गेम खेलते रहते हैं, जो होना ही नहीं है। तो ये उसको दे दो, वो उसको दे दो, हाथ में तो कोई पहुंचेगा नहीं। तो ये और किसी ने, मेरा ख्याल है तेलंगाना में भी कुछ मुस्लिम रिजर्वेशन किया है। तो होने वाला नहीं उसके साथ, लेकिन लोगों के इमोशंस को उकसाना तो पॉसिबल होता है ना। और जी पब्लिक हाँ। परसेप्शन पर वोटिंग होती है। अब देखो, इन्होंने तेलंगाना में जिस ढंग से कारपोरेशन के चुनाव जीत लिए रेवंत रेड्डी ने, तो उसका कारण वही होगा जो उन्होंने कुछ 4% या 5% मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। वो तो मिलने वाला है नहीं, कोर्ट में जाकर फंसेगा। और लगातार हम देख रहे हैं 10-15 साल से, जो राजस्थान में गुज्जर का हो, हरियाणा में जाटों का हो, महाराष्ट्र में मराठा को हो, गुजरात में पटेलों का हो, वो आरक्षण जाके सुप्रीम कोर्ट में फंस जाता है। लेकिन उस दरमियान जो 2-4 साल मिलते हैं, उसमें हर पार्टी अपना खेल करना चाहती है। और लोगों को भी ऐसे इमोशन में फंसना बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना कि 2 मिनट के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के तो लिए कोई लोग भी परसेप्शन पर खुश रहना चाहते हैं। तो ये लोगों को खुश करना चाहते हैं। तो उससे आगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर वहां 50% की बाउंड्री लगा के रखी है, तो वो तो क्रॉस नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको बड़ा कुछ करना पड़ेगा। सरकार या पार्लियामेंट बदलनी पड़ेगी, बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। वो तो करना नहीं है। स्लोगन करो, प्रस्ताव पास करो, आरक्षण करो, विधानसभा में करो, कोर्ट में जाएगा, फंस जाएगा, फिर से शुरू करो। तो ये चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है। जी ओंकार जी, आप देखिए कैसे देखते हैं? देखिए मेरे सामने इस समय एक पेज खुला हुआ है और इसमें जो अभी भाऊ कह रहे थे कि कुछ और राज्यों में भी ये काम किया गया है। जैसे कर्नाटक का पेज है मेरे सामने, इसमें है कि मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में 2A में शामिल करके 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई और सरकारी ठेकों में भी ये व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव था इनका। तेलंगाना में पिछड़े मुस्लिम समूहों को ओबीसी जो बीसीई है उसके अंतर्गत 4% आरक्षण का लाभ दिया गया। आंध्र प्रदेश में शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल भी रहा है, किसी ने चैलेंज किया है। महाराष्ट्र में जो आपने शुरुआत की, 5% आरक्षण की घोषणा की गई थी
लेकिन कानूनी और प्रशासनिक महाराष्ट्र कारणों वाली से, हाँ जी, हाँ जी, महाराष्ट्र में कब हुई 2000 थी? ये 2014 के बाद ये कोटा विवादों में रहा है और 2026 में इसे आधिकारिक तौर पर वापस लेने का ऐलान किया गया है। यानी 2014 के बाद से विवादों में है ये। तो ये कांग्रेस के समय ही हुआ होगा, जब तक ये विलासराव देशमुख और ये दूसरे लोग मुख्यमंत्री थे। तो ये अलग-अलग जगह है, जैसे केरल में मुसलमानों के लिए 12%, तमिलनाडु में 3.5 ओबीसी के भीतर आरक्षण की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में 28 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के तहत जो है लाभ मिलता है। ये अलग-अलग राज्यों में एक्चुअल में ये राजनीतिक खेल चलता रहता है और इसकी संवैधानिक स्थितियां क्या हैं, ये जाकर के फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इनकी व्यवस्थाएं होती हैं। तो एकमात्र इसके पीछे का जो कारण दिखाई देता है, और हाँ, बंगाल में तो ममता बनर्जी ने जो है वो सारी सीमाएं लांघ दी थी और उनको जो ओबीसी का हक था उसको काट करके मुस्लिमों को एक तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है संजय जी। अलग अलग राज्यों में जो जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं वो इस तरह के काम करते आए हैं। और ये जो यूजीसी वाला चल रहा है, इसका आप कैसे पटाक्षेप होते देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्थगन आदेश उस पर दे ही चुकी है और मुझे ऐसा लगता है, जाने में अनजाने में तो मैं नहीं कहूँगा, अनजाने में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ये सोच समझ करके किया गया था और संभवतः सरकार को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना तीखा प्रतिवाद हो जाएगा या बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है तो संदेश भी ऊपर तक पहुँच गया है। मुझे लगता है कि अब इसका उपचार हो जाएगा। हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर जिनसे बात होती है वो तो कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने स्तर पर कर लिया, मोदी जी को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि जितने भी अनुभवी पत्रकार हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं, वो अमिताभ अग्निहोत्री जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता कि ये जो है वो शीर्ष नेतृत्व की जानकारी में ना हो। नहीं, मुझे उसमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ सोचा समझा प्लान है। जिस ढंग से आरक्षण, यूजीसी, सब मामले अचानक से उठकर आ गए, तो मुझे लगता है कि शायद 4-5 साल पहले कभी मोहन भागवत ने कहा था कि एक समय आएगा आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। वो तो बिहार चुनाव के बीच में कहा था। हाँ, वो बिहार चुनाव के बीच में कहा था उन्होंने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसके तहत एक क्राइसिस डेवलप करो, तो उसके लिए कोई खास कमीशन अपॉइंट करो और हर जाति की अवस्था क्या है इसका पूरा अध्ययन करो। भले 10-20 साल लग जाए, तब तक है उस पर फ्रीज करो और फिर नए सिरे से आरक्षण के कुछ पैराडाइम बनाओ। यहां तक ले जाना है, इसके लिए चारों तरफ से एक क्राइसिस पैदा होना चाहिए, तब जाके इसका कमीशन वगैरह बन सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से ये मामले लाए जा रहे, उठाए जा रहे हैं, उस पर चिल्लम चिल्ली गड़बड़ बवाल शुरू हो गया, तो मुझे लगता है उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि जब इस ढंग का कुछ होता है तो इसके पीछे कोई प्लान होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी गारंटी नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो एक के पीछे एक जो आ रहा है, ये आसानी से आ रहा है ऐसा ना, अपने आप क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिकली आ रहा है, ऐसे मैं नहीं मानता। इसके पीछे कोई चाल है और उस चाल के आधार पर ये सब मामले उठाए जा रहे हैं। और एक बात होती है कि आग लगानी है तो होम हवन चलता है, तो हम भी उसमें घी डालने के लिए लंबा लकड़ी को एक चम्मच लगाते हैं और डालते हैं। तो सरकार भी लकड़ी को चम्मच लगाकर उसमें कुछ घी डालती होगी, अभी पता नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है एक क्या बोलते हैं उसको, मन में एक थोड़ी चल भी चल है उसमें
कि ये इतना आसानी से अपने आप नहीं आया। परसों मैंने एक्स अकाउंट पर कुछ लिखा, उसके बाद किसी ने आकर के कहा कि आप तो ओबीसी वो है श्रेणी से हैं। तो मुझे पहली बार पता लगा कि मैं ओबीसी से हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को राष्ट्रवादी और सनातनी मान रहा था। तो फिर मुझे एक पोस्ट करनी पड़ी। मैंने कहा कि चलिए आइए सब लोग इकट्ठा होते हैं और सभी तरह का आरक्षण समाप्त करने की मुहिम शुरू करते हैं। तो ये लोग इस तरह की वाहिया टिप्पणी करने से पहले भूल जाते हैं कि भैया मीडिया में कोई आरक्षण चलता नहीं है। आप दलित हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, वनवासी हैं, सामान्य हैं, वहां आपकी योग्यता से आपको पद मिलते हैं। अगर आपकी कलम में धार नहीं होगी तो आपको कितने दिन रखेगा संपादक? कौन संपादक? और मैं तो 3 अखबारों में संपादक की भूमिका में रहा हूँ। तो संपादक ऐसे नहीं बनते हैं। तो मैंने उसमें ट्वीट में फिर लिखा था कि साइना नेहवाल या वीरेंद्र सहवाग, अगर मेरी जाति पर ही आप आ गए हैं तो ये दोनों आरक्षण से अपनी अपनी टीमों में नहीं गए थे और उन्होंने इतने ऊंचे कीर्तिमान स्थापित नहीं किए हैं। और मिलिट्री से लेकर के तमाम क्षेत्रों में इस कम्युनिटी ने जो सेवाएं दी हैं, आप उनको विस्मृत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आओ ना आगे, सारे मुहिम चलाते हैं, आरक्षण खत्म करो हर तरह का। इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? जी देखो, जरूरतमंद है उसके लिए आरक्षण होना चाहिए। मैं हमेशा मानता हूं कि जब सहूलियत हक बन जाती है तो उसका दुरुपयोग शुरू हो गया समझो, कोई भी किसी भी जाति का हो। जब आरक्षण शुरू होता है, मुझे एक मेरा पर्सनल अनुभव मैं आपको कहना चाहूंगा। एक बार मैं मुंबई में बस से बांद्रा से चेंबूर जा रहा था, तो सीनियर सिटीजन के लिए उस बस में कोई एसी बस में एक सीट 2 सीट रखी थी। तो वो कोई बैठा था वहां, तो वो 2-3 कॉलेज के लड़के मेरे पीछे पड़ गए सीनियर सिटीजन के लिए, आप बैठ जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं खड़ा रह सकता हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो पहले से बैठ कर आया है, तो मैं क्यों उठाऊं, और मैं खड़ा रह सकता हूँ। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए है, उसका मतलब जो जरूरतमंद है, वो खड़े रहने में जिसको तकलीफ है। मुझे खड़े रहने में तकलीफ नहीं है। तो वो बेचारे 2 लड़के इतने नर्वस हो गए कि उनका एक साथी दूसरी जगह बैठा था जो रिजर्व सीट नहीं थी, तो मुझे बोले कम से कम आप उधर जाके बैठो। तो उसको मैं आरक्षण मानता हूं कि जो आरक्षण की आरक्षित जगह नहीं है, फिर भी उनको लगा कि ये हमसे उम्र में बड़ा है तो उसको बैठने में सहूलियत देना जरूरी है। ऐसा जब वो खुद हक उनका था, फिर भी वहां जाकर मुझे बिठाना चाहा, मैं मानता हूं कि उसको आरक्षण मानते। जब मैं एक जरूरतमंद को मेरा हक दे रहा हूं, तो ये जिस ढंग का आरक्षण हम चला रहे हैं या उसकी मांगे हो रही है, वो आरक्षण नहीं है, वो सहूलियत नहीं है, वो हक मानते। और कोई भी सहूलियत कभी हक नहीं होती। और जब आप हक के दायरे में पहुंचाते हो सहूलियत को, आरक्षण को, तब आप उसका सत्यानाश कर देते हो। 80, 85 या 75 सालों के बाद अगर आरक्षण के लिए हम दौड़ पड़े हैं, एक सोचिए कि एक जगह हम बोलते हैं कि हमने 80 साल में, 70 साल में इतना विकास किया, इतना विकास किया, और बहुत सारी जातियां उठकर बोल रही है हमको पिछड़ा घोषित करो। तो अगर डेवलपमेंट हुई है तो हर जाति को वो पिछड़ी क्यों लग रही है? तो विकास का शब्द ही गलत। मुझे लगता है 2017 में शायद गुजरात में जो हो गया था, विकास गांडो थयो, यानी विकास पागल हो गया है, ऐसा स्लोगन गुजरात में चली थी। मुझे लगता है विकास पागल हो गया है। जितना विकास होगा उतना वो पिछड़ा होता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि ये हक की लड़ाई नहीं है। एक मिनट में थोड़ा बोलना चाहता हूँ इसमें कि ये हक की लड़ाई नहीं होगी, ये वर्चस्व की लड़ाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लोग इसको अपना ज्यादा से ज्यादा वो हासिल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसमें लगे हुए हैं। और इसी से वर्चस्व की होने से भी ज्यादा
मैं आपको हीन भावना से पछाड़ना चाहता हूं, इसकी लड़ाई हो गई। मुझे अपना स्वाभिमान नहीं चाहिए, मैं आपको हीन भावना में धकेलना चाहता हूं। ये एक तरीके से नफरत को चलाने वाली लड़ाई बन गई, और इसलिए इसको रोकना जरूरी है। तो उसको सीधे सीधे फाइनेंशियल या आर्थिक स्तर पर लाओ, जो जरूरतमंद है उसको मिलेगा, और उसमें भी क्रीमी होना चाहिए जो ज्यादा जरूरतमंद है, लेकिन जो क्वालिटेटिवली उसका सहूलियत का इस्तेमाल करेगा उसको उपलब्ध होगा। मैं हमेशा ये बोलता हूं, देखो जब ब्राह्मणों की, महाराष्ट्र में ब्राह्मण जो स्वतंत्र आजादी के बाद ब्राह्मणों को पता चल गया कि भाई अब हमारी चलने वाली नहीं है, तो उनमें से जो अच्छे पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे, उन्होंने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई, और उनके यानी ब्राह्मण समाज के जो अच्छे लड़के थे, टैलेंटेड लड़के थे, गरीब थे, उनको मदद की। वो आगे चलकर बड़े कुछ हो गए, तो उन्होंने अपनी कमाई से उस संस्था को और पैसा दिया, और ऐसे ब्राह्मणों का विकास महाराष्ट्र में हुआ है। लेकिन वो जो मदद थी वो सहूलियत थी और जरूरतमंदों को थी। तो बाकी जगह देखो, ब्राह्मण समाज को महाराष्ट्र में कोई भी सहूलियत नहीं मिली है, फिर भी उनका डेवलपमेंट हो रहा है, और गरीब घर से आ रहे हैं, बिल्कुल गरीब घर से बच्चे आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं भाई, क्यों आ रहे हैं? उनको किसने मदद की है? ब्राह्मण सहायक संघ है, ब्राह्मण सेवा मंडल है, ब्राह्मण सभा है, अलग अलग है, और वो अपने पास आने वाले पैसे से इकट्ठा करके कुछ करते हैं, और जो बच्चे आगे निकल जाते हैं वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उस संस्था को देते हैं। तो वो सहूलियत अपने आप में बन जाती है, सरकार नहीं देती। मैं बार बार मराठा आरक्षण हो, दलित आरक्षण हो, ओबीसी आरक्षण हो, मैं उस आंदोलन करने वालों से वो पूछता हूं, तुमने अपनी संगठना के आधार पर कौन सा आरक्षण अपनी समाज को दिया, मुझे बताओ। आपको गवर्नमेंट का प्लॉट चाहिए, ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण सेवा मंडल, ब्राह्मण सहायक सेवा संघ जो है मुंबई में, देखो उन्होंने अपना अपना प्लॉट खरीद कर अपनी अपनी इमारतें खड़ी की है, ना सरकार का प्लॉट लिया है। और बाकी जो बोल रहे हैं ना रोज पिछड़े, वो हमेशा अनुदान पर जीना चाहते, वो गलत है। उनका विकास कभी नहीं होगा। ये समझना बिल्कुल जरूरी है। आज हम आत्मनिर्भर बोलते हैं, तो हमने अपना वैक्सीन बनाया है ना, दूसरी के मुंह के तरफ भाई हमारे कटोरे में भी कुछ डालो। हमने 70-80 छोटे मोटे देशों को वैक्सीन दिया है, बिना पैसे का दिया है, जो 10-15 साल पहले विकसित देशों के सामने भिखारी जैसे खड़े होते थे। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? आरक्षण हक नहीं, आत्मनिर्भर होना चाहिए। और ये चर्निंग अगर हो रहा है, मुझे लगता है इससे आगे चलकर चर्निंग होगा। बहुत सारे लोग अगर ओमकार बोल रहे हैं कि मैं भी ओबीसी से, ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे ओबीसी नीचे कमेंट भी करते हैं, मैं ओबीसी से हूं, मैं इससे हूं, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है जो कुछ हो रहा है। और मुझे लगता है 4-5 साल पहले की बात है, तमिलनाडु में एक किसी जाति के लोग रास्ते पर उतरे थे, हमको पिछड़ी जातियों से बाहर निकालो करके, हमको शर्म आती है, हमको सब्सिडी तो चाहिए। एससी वाले थे, देवेंद्र कुल वेल्लार, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन वो रास्ते पर आएगा। वहां से शुरुआत होती है, आहिस्ता शुरुआत होती है, लेकिन आगे जाकर वही तो नदी का प्रवाह बन जाता है। तो मैं तो होपफुल हूँ। और एक बात होती है, चर्निंग जब होता है तब सामने से प्रेशर भी और एग्रेशन भी बढ़ता है। तो ये सारे सिम्टम उस ऑर्गेनिक लड़ाई के हैं। भाऊ, मैं डे वन से ये बात कहता आ रहा हूं, जो जब बात आ ही गई है तो मैं बताता हूं। और ये मैंने यशपाल मलिक के सामने भी और बाकी लोगों के सामने भी, जिन्होंने जाट आरक्षण का पूरा शिगुफा छोड़ा, आंदोलन किया, और हरियाणा के कई जिलों में आग तक लगी। मैं तो उस समय हरिभूमि का संपादक था रोहतक में, जब ये आग लगाई गई थी। रोहतक में, जींद में, भिवानी में, सोनीपत में, कई जिलों में आग लगी थी।
तो मेरा ये कहना है कि भाई जाट जो है वो एक संपन्न कौम है, वो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है भाई। आप क्यों खामे खा उनको पिछड़ा बनाने पे तुले हुए हो? और जो भाऊ ने कही है भाई, चाहे वो जाट है, चाहे राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे दलित है, या वो पिछड़े हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से शैक्षिक रूप से गरीब हैं, पिछड़ गए हैं, उनको दो ना आरक्षण का लाभ, जो मोदी जी ने किया भी है। 10% उन्होंने व्यवस्था की थी, इसको बढ़ाओ। और जो ये जातियों के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, ये खत्म होना चाहिए, ये तमाशा ही बंद हो जाना चाहिए। और जो संपन्न जातियां हैं, मराठाओं को क्या जरूरत है? मराठाओं में भी जो गरीब हैं उनको आप दे सकते हैं। जाटों में कोई अगर गरीब रह गया है, आमतौर पर चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के जाट हों, बहुत संपन्न हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनके बच्चे भी बहुत अच्छी पोजीशंस में काम कर रहे हैं, चाहे सेना हो, विधि का क्षेत्र हो, अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर में हो। स्पोर्ट्स का क्षेत्र देख लीजिए तो स्पोर्ट्स में आप पूरा देख लीजिए, डोमिनेशन है। तो भाई नहीं है उनको जरूरत आरक्षण की, बेवजह उनको पिछड़ा बनाया जा रहा है। तो ये हमारी तो पीड़ा है भाई, ये कि क्यों हमें पिछड़ा बताया जा रहा है, हमें नहीं चाहिए वो। तो ये खामे खा जो राजनीति होती है और जो वोट के लिए तुष्टीकरण होता है, इससे इस देश को जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी, स्मूथ नहीं चलेंगी आगे। जी, तो दूसरे विषय पे आते हैं। भाव से पूछते हैं कि साहब ये मणिशंकर अय्यर जी को क्या हो गया? वो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी अगर अपनी पार्टी को, कांग्रेस को, मणिशंकर अय्यर के डॉक्ट्रिन पे लेके इतने आगे बढ़ गए, तो अचानक इसको क्या हो गया? हाँ, एक बात है कि जितनी अहमियत उसको पर्सनली देनी चाहिए उतनी नहीं दी जा रही, शायद उससे गुस्सा है। उन्होंने बीच में कहा था कि मैं तो कांग्रेस पार्टी में जूते खाने के लिए हूं, ऐसा उन्होंने कहा था। मैं कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जाता हूं तो मुझे वहां का प्यून तक चाय नहीं पूछता, इतनी बुरी हालत है। लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने कही कि मैं नेहरूवियन हूं, इंदिरावियन हूं या राजीवियन हूं, लेकिन राहुलवियन नहीं हूं। मुझे याद है कि एक समय था कि ये बीजेपी से, आरएसएस से बहुत नफरत करते, तो ये जीके मुपनार के साथ थे। पहली टीएमसी तमिलनाडु में बनी थी, तमिल मनीला कांग्रेस, जो देवेगौड़ा के मिनिस्ट्री में थे, चिदम्बरम थे, ये मणिशंकर अय्यर थे। वो तमिल मनीला कांग्रेस से चुनकर आए थे, डीएमके से हाथ मिलाकर जयललिता के खिलाफ। और लेकिन आगे चलकर जब नरसिंह राव ने जयललिता से हाथ नहीं मिलाया और बीजेपी और जयललिता का हाथ मिलाना हुआ, अलायंस हो गई, गठबंधन हो गया, तो ये गुस्से से नरसिंह राव को गाली देते बाहर निकले थे और ममता के साथ चले गए थे। ममता ने उस वक्त 98 में टीएमसी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, लेकिन आगे चलकर ममता ही बीजेपी के साथ आ गई, तो वो वहां से ही लात मारकर भगाए गए। तो ये दुनिया भर की लात खाने के लिए जन्म लिया है उन्होंने। तो लेकिन एक बात है, उनका उस वक्त मुझे याद है, क्या बोलते हैं, जयललिता के समय, तो उस वक्त जयललिता जीत गई थी, ममता जीत गई थी, तो कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी, बंगाल हो या तमिलनाडु। तब इनका स्टेटमेंट मुझे याद है आज भी, वो बोले कोई बात नहीं, कांग्रेस जीतने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कांग्रेस हारेगी भी तो चलेगा, लेकिन बीजेपी को बढ़ना नहीं चाहिए। बीजेपी नहीं बढ़ी है, ना बंगाल में बढ़ी है, ना तमिलनाडु में बढ़ी है, तो अच्छा हो गया, कांग्रेस मरने दो, कोई बात नहीं। तो ये कांग्रेस को मरने का एजेंडा, इसका क्या बोलते हैं, मणिशंकर अय्यर का ओरिजिनल एजेंडा है। और जब समय आता है, क्रिटिकल समय आता है, ये बिल्कुल किसी बिल से निकलकर सामने आते हैं और कांग्रेस कैसे हारे इसलिए कुछ बकवास कर जाते। आपको याद होगा, वो चाय वाला देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता, हाँ इसको चाय बेचनी है वगैरह वगैरह।
फिर दूसरी बार 2019 का चुनाव आया था तो बोला ये नीच आदमी, याद है आपको? तो इसको कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को निकालना पड़ा था। अब आज निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो बोलेगा, ये जाकर पिनियारी विजन फिर से मुख्यमंत्री बने, ये बोलकर राहुल गांधी की जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। तो क्या हुआ? ऐसा नहीं, जो कुछ लोग ऐसे होते उनको दूसरे की दुख में खुशी मिलती है, विघ्न संतोषी होते हैं, ये अपना कुछ नहीं करते और दूसरे का बिगाड़ने में पूरी ताकत लगा देते। तो मैं मानता हूं कि मणिशंकर अय्यर उस ढंग के लोग हैं। तो मणिशंकर अय्यर जी ये भी कह रहे हैं कि साहब कि ये आपने देखा होगा, ओंकार जी कह रहे हैं कि ये पवन खेड़ा तो टट्टू है। नहीं, ये टिप्पणी तो ठीक है उसकी। जयराम रमेश का टट्टू है। अब ये केसी वेणुगोपाल के लिए भी कुछ कह रहे हैं इसी तरह की बात। उनके इस बयान की तो मैं तायीद करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ वो। और ऐसे बहुत हैं कांग्रेस में जो एक्चुअल में अपना भेजा उठा करके अलग रख देते हैं, अलमारी में बंद कर देते हैं, और जो दूसरे जैसे कहते हैं वैसे काम कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, अरुण शौरी हो, यशवंत सिन्हा हो, और कीर्ति आजाद वगैरह, ये आप समझ लीजिए संजय जी, ये भटकती हुई आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं हैं, जिनको सदगति प्राप्त नहीं हुई, और सदगति प्राप्त हो जाती तो यही मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसा करते हुए दिखाई देते। उनके भक्तों की लाइन में खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहे होते जब वो पहुंचते। तो जो भी इनके फ्रस्ट्रेशन है, जैसे मणिशंकर अय्यर है, उसको तो बीजेपी में नहीं जाना था और मोदी की भक्ति नहीं करनी थी, पर कम से कम वो जो अभी सफाई दे रहे हैं कि मैं तो नेहरूवादी हूं, मैं राहुलवादी नहीं हूं। राहुल गांधी और उनकी मम्मी ने अगर इन जैसों को भाव दिया होता तो इनको राहुलवादी बनने में भी कोई परेशानी है नहीं। जो पाकिस्तानवादी बने हुए हैं और पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में बैठ करके कहते हैं कि भाई आप हमारी मदद करिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से चलता करने में, ये तो किसी के भी वादी हो सकते हैं। ये सत्तावादी हैं, ये कुर्सीवादी हैं, और इनको शर्म भी नहीं आती एक्चुअल में। ये चोला बदलते रहते हैं, अवसरवाद के शिकार हैं। और यशवंत सिन्हा आप देखिए क्या से क्या हो गए देखते देखते, और कहां कहां नहीं भटके हैं। वो खुद तो ठीक है, वो अपने बेटे की ऐसी तैसी करा दी उन्होंने, उसका भविष्य खराब कर दिया। अच्छा खासा मोदी जी ने पहली सरकार में उसको वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री रखा था, उसका एक उज्जवल भविष्य था, उसको चौपट कर दिया। मतलब जबान बंद ही नहीं हुई इन आदमी की कि भाई चलो तुम्हें नहीं बनाया है, तुम्हारे बेटे को तो कम से कम बना दिया ना, चुनाव भी लड़वाया है, राज्य मंत्री भी बनवा दिया। तो दूसरी बार भी टिकट दिया, दूसरी बार भी टिकट दिया था। नहीं, उनका ऐसे लोगों की, आपने सही कहा, अतृप्त आत्माएं होती है। आपको याद होगा कि मोदी का नाम आया तो अडवाणी और सुषमा स्वराज वगैरह विचलित थे। उस वक्त मोदी का समर्थन करने सबसे आगे थे जेठमलानी, यशवंत सिन्हा, ये सबसे आगे थे, अरुण शौरी थे। इनको लगता था ये तो गुजरात का बच्चा है, हम उसको हैंडल करेंगे। लेकिन इनको मालूम नहीं था, हमारे मराठी में घुघरिया खाने बोलते हैं, यानी आपका जन्म हुआ, आपका नामकरण संस्कार होता है, उस दिन का जो कुछ व्यंजन खाने वाले होता है उसको घुघरिया बोलते हैं। तो आपके जन्मदिन का अगर मैंने व्यंजन खाया है तो आप मुझे बच्चा मानो, ये तो नहीं। मोदी तो ऐसे सब लोगों के जन्मदिन का घुघरिया खाकर आ गए हुए, इनको लगता था कि मोदी बच्चा है। और याद होगा आपको कि ये सबसे पहले मोदी का समर्थन करते थे, लेकिन जब मिनिस्ट्री बनी इनको बुलाया, उनसे चर्चा की,
लेकिन इनको 10 गज दूर रखा, उससे इनका मामला बिगड़ता गया। अरुण शौरी भी है, आपको याद होगा। तो ये लोग समझते हैं बच्चा नहीं, वो अरुण शौरी भी नई फाइनेंस मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। हाँ, नई जनरेशन के। मोदी शाह नई जनरेशन के हैं। आप पुरानी जनरेशन के पैतरेबाजी उनके सामने मत करो। इनको लगता शत्रुघ्न सिन्हा है, इनको लगता था अड़ा टेढ़ा बोल दूंगा तो चुपचाप भाई चुप बैठ, ये ले ले कुर्सी। तो मोदी ऐसा नहीं, मोदी तो गाली गलौज खाते खाते इतना प्रूफ हो गया है, तो उसको गालियां या ऐसा टांग अड़ाने अपशकुन करना उससे कोई मतलब नहीं है, उससे मोदी डरते नहीं है। ये इनके दिमाग में ही नहीं आ रहा है कि ये नई मुझे वो कोई जावेद जाफरी का एक फिल्म थी या एड थी, वो किसी सॉस की एड थी, वहां कोई जेल में थी, कहीं और थी, तो बोलते इसमें क्या है, इट्स डिफरेंट। तो मोदी डिफरेंट है, ये अभी भी समझ नहीं पा रहे। हाँ, एक मणिशंकर अय्यर की बात ऐसी है कि वो बोल रहा है, मन में सोच रहा है, अरे सबसे अच्छी गालियां ढूंढकर मोदी के लिए मैं ला सकता हूं, जयराम रमेश और पवन खेरा की औकात क्या है? मेरे पास तो गालियों की और गंदे शब्दों की पूरी रिजर्व बैंक पड़ी है, मुझे छोड़कर ये नालायकों को क्यों रखा है? ये गुस्सा है राहुल पर, गुस्सा इसका है। और बुढ़ापा हो गया, कब्र में टांग लटक रही है, लेकिन हटना नहीं चाहते, हटना नहीं चाहते, तो क्या करें? भाऊ, आपने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया है, मुझे याद आ रहा है, मैं उन दिनों लोकसभा कवर करता था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और अटल जी ने विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा को पहली बार कैबिनेट में लिया था। तो शत्रुघ्न सिन्हा को स्वास्थ्य महकमा दिया गया था। ये इतने चालाक थे कि जब प्रश्न काल में जवाब देने की बारी आती थी तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट में राज्य मंत्री बनाए गए थे उनको कह देते थे कि तुम जवाब देना, और ये पार्लियामेंट के वहीं पार्लियामेंट में होते हुए भी पार्लियामेंट नहीं आते थे, सदन में नहीं आते थे और बाहर बैठ करके इंतजार करते थे। तो विपक्ष एक बार अड़ गया कि हमें कैबिनेट मंत्री से सुनना है जवाब, तो इनको मैसेज भेजा गया, बुलवाया गया। भाऊ, ये सदन में भी अपने पैरों पर खड़े होकर के जवाब नहीं दे पा रहे थे, और ये मोदी जी की कैबिनेट में भी मंत्री बनना चाहते थे। तो ये चीजें क्या खड़े होकर जवाब नहीं दे पा रहे थे, मतलब नशे में थे क्या? अटल जी को पता नहीं लगा या बाकी लोगों को पता नहीं लगा? अभी कोर्ट गए ना, कौन आपको दोबारा मंत्री बनाएगा? खामोश डायलॉग का इस्तेमाल करने के खिलाफ कोर्ट गए, वो उनका मजाक उड़ाया जाता है ना, खामोश, तो इसके खिलाफ कोर्ट गए कि इसकी नकल कोई ना उतारे। तो देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनका किसी ने अपमान करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपना अपमान होते हैं, क्योंकि उनका मान वगैरह कोई नहीं होता। तो मणिशंकर अय्यर उसमें से है। देखो, एक बात होती है कि एक समय आता है, आपका समय गुजर गया है, तो गुजर जाने के बाद आप बीच बीच में आएंगे तो बच्चे भी धक्के मारकर आपको बाहर निकालेंगे। आपको वहां नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आपका सम्मान आप नहीं रखना चाहते तो दूसरे क्यों रखेंगे? क्या जरूरत है? ये नए पीढ़ी का है। अगर आपने उनकी दादी के साथ काम किया है, राहुल गांधी के, तो आपको इस बच्चे के पीछे दौड़ना गलत है, आपको गलत है। मुझे बुरा लगता था इनके पीछे पीछे जो मोतीलाल वोरा ऐसे मुंडी नीचे करके चलते थे, वो अब भी कई वीडियो आप देख सकते हो, मुझे बुरा लगता था वो। अरे आपकी उम्र क्या है? आप किसके पीछे दौड़ रहे हो? हाँ, ये जो बात वो नहीं बोल रहे थे, मणिशंकर अय्यर बोल रहे, इसके पिछवाड़े पर लात मारूंगा वगैरह वगैरह, यानी अपनी बुद्धिमत्ता कितने निचले स्तर पर ये लाकर आए कि ये पिछवाड़े पर लात मारने की भाषा कर रहे हैं। इसका मतलब बुद्धि से काम होने वाला नहीं, ये भी मान रहे। तो
इनके बारे में क्या बोलना, उनके वो आउटडेटेड है, एक्सपायरी डेट हो गई है, लेकिन मानना नहीं चाहते, आज भी रेस में दौड़ना चाहते। ऐसे बहुत नेता है, हमारे में भी बहुत नेता है। एक गंदी उपमा दिमाग में आ रही, लेकिन नहीं पेश करूंगा, बहुत गंदी उपमा है। बूढ़े कुत्ते भी कभी कभी रास्ते पर झुंड में दौड़ते हुए दिखाई देते, पीछे पड़े हुए। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। उस पर वो राजू श्रीवास्तव ने एक कुत्ते की नकल कॉमेडी बनाई थी, आपको याद होगा। वैलेंटाइन डे पर कुत्ते की एक कॉमेडी राजू श्रीवास्तव ने बनाई थी। मुझे मणिशंकर अय्यर की हालत देखकर वो कॉमेडी याद आती है। जरा ढूंढ कर आप देखिए, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। अच्छा। और भाऊ ये तो हमने देखा है ना पिछले 11 साढ़े 11 साल में कि वहां जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसका सम्मान है। जो परफॉर्मेंस नहीं देता है या अनावश्यक किन्हीं चीजों में उलझ गया है, वो चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो या रविशंकर प्रसाद हो, उनको बाहर का रास्ता दिखाने में मोदी को हिचकिचाहट नहीं हुई है। रविशंकर प्रसाद के बारे में कौन कल्पना करता था कि उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, या प्रकाश जावड़ेकर के बारे में भी, लेकिन उनको भी निकाला गया है। तो कुछ सूचनाएं होंगी ना उनके पास, और परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे अपने डिपार्टमेंट में, इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया। तो केवल आपको ओबलाइज करने के लिए मंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी? मुझे नहीं लगता। नहीं, अरे जो गुजरात में 12 साल से उन्होंने आपसे भी दिग्गज थे, शंकर सिंह वाघेला, जिन्होंने केशुभाई पटेल, जिन्होंने गुजरात में पार्टी एस्टेब्लिश की 74 में गुजरात में, यानी समझो 52 साल पहले गुजरात में इनके 4 या 6 एमएलए थे। जब बाबूभाई पटेल मुख्यमंत्री बने थे इमरजेंसी लगने के पहले, सिर्फ 6 एमएलए थे। वहां से लेकर केशुभाई पटेल वगैरह, शंकर सिंह वाघेला, उन्होंने पार्टी कहां लाकर खड़ी कर दी। ऐसे लोगों को हटाकर भी मोदी जी आगे निकल आए हैं, तो उनसे लड़ने का मतलब क्या होता है, कम से कम वो तो समझो। पुरानी हिस्ट्री देखो, सच्चाई जो है वो देखो, फैक्ट चेक करो, तो आप किसके साथ लड़ रहे हो तो पता चलेगा। वरना तो आप गुजरात के क्रिकेट कमेंटेटर बन जाते हो, ये करेंगे वो करेंगे, निकलता है क्या कुछ फुस। बाबर की बाबरी बन जाती है, बाबर आजम की बाबरी बन गई ना, लेकिन हवा में बातें करना तो चालू है। आइए थोड़ा पश्चिम बंगाल की बात अगर कर आप लें। समझ नहीं पाओगे तो आप टिक नहीं पाओगे इस पॉलिटिक्स में। भाऊ थोड़ा पश्चिम बंगाल की भी बात कर रहे हैं, आपके पास पश्चिम बंगाल के क्या समाचार? अभी डिटेल नहीं है, लेकिन एक आपको क्लू देता हूं। पश्चिम जैसे बंगाल में बांग्लादेश के भी चुनाव संपन्न हो गए, उसका भी कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, वो जो क्या बोलते हैं, जो उस दिन हमारे प्रोग्राम में आरएसएन सिंह ने बोला कि बंगाल, पश्चिम बंगाल से सटी हुई जो बॉर्डर है, वहां सब जमात के लोग चुनकर आए। हाँ सही है। तो उसका तो प्रभाव बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन एक बात डिटेल नहीं बोलूंगा, एक आपको क्लू देता हूं। जो आईपैक पर जो छापा हुआ है वो बड़ा गंभीर है, ये आप समझ लो। आईपैक पर जो छापा पड़ा है, क्योंकि आईपैक ही ममता दीदी के पूरे आर्थिक लेन देन का केंद्र था, या क्या बोलो उसको आप, जरिया था। तो वो अचानक से वहां पहुंची वैसी बात नहीं है। और उसके डिटेल अगर आईडी के हाथ में आए हैं, और एक बात बोल दूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, 6 महीने से उसके पीछे, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक ईडी की एक टीम आईपैक पे पीछे पड़ी थी। मुझे पीछे पड़ी है पता था, लेकिन आईपैक मालूम नहीं था। आईपैक के बारे में मुझे मालूम नहीं था, लेकिन एक बड़ी टीम ईडी की आईपैक, यानी ममता के
पूरे आर्थिक व्यवहार पर लगी हुई है, ये मुझे पता था। तो ये जो छापामारी हो गई, उससे इंटरनल लेवल पर, यानी एक तरीके से जैसे आईपैक ही तृणमूल चलाती है, इस ढंग का जो कुछ है, अभी डिटेल्स नहीं मिले मुझे, लेकिन एक बात है कि आईपैक को धक्का लगा मतलब तृणमूल को धक्का लगा है। और आईपैक से तृणमूल के बहुत सारे लीडर, सीनियर लीडर नाराज भी है कि ये कुछ भी कर लेते, हम चुपचाप बैठे। और अभिषेक बैनर्जी और आईपैक का जो कुछ एक दूसरे से मिलावट चल रही है, इसके बीच में बाकी पार्टी को कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। ये नाराजगी ममता की पार्टी के अंदर है। तो अभी 68 लाख तक तो पहुंच गया है आंकड़ा, ओंकार जी। अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में बार बार उनको जो है वो नीचा देखना पड़ा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो आजकल लिबरल गैंग को ज्यादा भाव दे नहीं रहा है। आपने देखा होगा हेमंत बिश्व शर्मा के विरुद्ध भी एक हफ्ते में 3 पिटीशन लगाई गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, वो राइफल वगैरह लेकर के जो वो निशाना साधते हुए असम बीजेपी ने एक अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था। हालांकि उसको 24 घंटे के भीतर ही मुझे लगता है कि ऊपर से कहा गया होगा कि कोई बहुत अच्छा संकेत और संदेश नहीं जा रहा है, इसको हटा दो। पर उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि सारी लड़ाई तुम लोग सुप्रीम कोर्ट में आकर के लड़ोगे क्या? राजनीतिक लड़ाई जो है वहां राजनीतिक मैदान में जाकर के लड़ो। तो ये ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी जितनी डेस्परेट दिखाई दी हैं संजय जी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई एक काला शॉल ओढ़ करके, और कि जी ये बीएलओज के परिवार हैं जिनके मुखिया जो है वो एसआईआर के दौरान सदगति को प्राप्त हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई। सदगति कहना तो अनुचित है, लेकिन मैं कहूंगा कि वो अगर उनकी मृत्यु हुई तो अलग अलग कारणों से हो सकती है, पर उनको लेकर के भी राजनीति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो ये इनका दिखाई देता है कि कितनी बौखलाहट है, कितनी असुरक्षा का भाव है, जिसको लेकर के ये कहीं तक भी जाने को तैयार है। अच्छा, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 10-12 सांसदों का डेलीगेशन ऑलरेडी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिल चुका था, और बाहर आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सीईसी मुझे उंगली दिखा करके बात कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं तो चुना हुआ हूं, आप तो नियुक्त हैं। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे सामने आपकी हैसियत क्या है। अरे भाई, वो सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर होता है, और उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत ही अपॉइंट किया जाता है, कोई बाहर से नहीं किया जाता है। और सीईसी होने का मतलब होता है भाई, सीईसी होने का मतलब होता है, आप उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या हैसियत है एक चुने हुए सांसद के सामने, जिनको चुनने के लिए सारी व्यवस्थाएं वही करते हैं। तो उसके 10 दिन बाद, 12 दिन बाद ममता बनर्जी को भी वहां जाकर के पूरा नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? या तो भतीजे पर और सांसदों पर विश्वास नहीं था, या लाइमलाइट में बने रहना चाहती थी कैमरों के सामने, जो एक तौर तरीका है टीएमसी का और ममता बनर्जी का, कि जरा सी बात हो जाए तो कलकत्ता की सड़कों पर पूरा जो है मार्च निकालती हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी, संगठन के पदाधिकारी भी, सांसद भी, सबको शामिल कर लेती हैं, और कुछ अलग अलग धर्मों के दिखाई देने वाले चेहरों को भी और ड्रेस के साथ उस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल करती हैं। तो ये सब इतनी ज्यादा वो डरी हुई हैं अंदर से, क्योंकि जो चीज दिखाई दे रही है ना सामने, भाई लोकसभा चुनाव में जरूर झटका लगा है। उसके बाद जो 6 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 4 बीजेपी और उनके सहयोगियों ने जीत लिए हैं, वहां पर उनके मुख्यमंत्री बन गए हैं। अभी लोकल बॉडी से लेकर के नगर निगम के और तिरुवनंतपुरम तक में उनका मेयर बन गया है।
तो ये चीजें डरा रही हैं ममता बनर्जी को। उनको लगता है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत सारी शिकायतें हैं। उनको ये भी डर लग रहा है कि भद्रलोक इस बार उसमें कहीं सेंध लगाने में कामयाब ना हो जाए बीजेपी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं आरजीकर मेडिकल कॉलेज से लेकर के हुई हैं जिनकी वजह से वहां भी एक वर्ग है जो नाराज है। तो ये सारी चीजें उनको डरा रही हैं। ऊपर से एसआईआर, और ये कहा था कि एसआईआर होने नहीं दूंगी, वो तो अब कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें उनको डरा रही हैं। नहीं, बात और एक ऐसी है कि उसको भी फीडबैक आता होगा ना। एक बात समझ लो, उसके पास भी कोई फीडबैक आ रहा है, वो पुलिस थाने से आएगा, पार्टी केडर से आएगा, तो उसको तो पार्टी केडर से या पुलिस थाना और प्रशासन से आने वाला फीडबैक जो है वो ममता को डरा रहा है कि भाई ये आसान नहीं है, ये इसमें नुकसान ही नुकसान है। हाँ, लेकिन इतना नुकसान है, और अगर उसको पता चल रहा है और सामने से बीजेपी 400 पार 300 पार वगैरह आवाज भी नहीं दे रही है, तो इसलिए ममता डरी हुई है। आपको याद होगा त्रिपुरा पहली बार जीता बीजेपी ने, उस वक्त नतीजे आने तक कहीं इस कान की खबर उस कान तक नहीं थी। लेकिन मुझे याद है, मुझे उस वक्त सुनील देवधर मिला था और बोला नतीजे के बाद बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे। मैंने बोला क्या है, देखो कितना बवंडर खड़ा होता है। तो मुझे इतना मालूम नहीं था, मैं मान रहा था कि त्रिपुरा में शायद 2 नंबर की पार्टी बीजेपी बनेगी, लेकिन जो बवंडर उधर हो गया, और उसके बाद आपको याद होगा लेनिन का पुतला तक तोड़ा गया जेसीबी लाकर। तो ममता ऐसी रिएक्शन से डरी हुई है, क्योंकि उसको नीचे के स्तर से जो फीडबैक आ रहा है वो उसको बता रहा है कि चुनाव आसान नहीं है। और एक बात आप सबसे बड़ी समझो कि चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया है कि गड़बड़ ज्यादा होती है या कम होती है उससे मतलब नहीं, हम बहुत सारे कॉलोनियों के अंदर भी वोटिंग बूथ लगा देंगे। इसका मतलब जो खिलाफ जाने वाले वोटर है वो गली भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, अपने कॉलोनी में अपनी ही बस्ती में बूथ लगेगा तो आराम से वोटिंग होगा, जिसको ये रोक नहीं सकते। एक तरीके से इसके खिलाफ जाने वाले वोटर जो है उनको रोकना मुश्किल है, और इसके साथ जो बोगस वोटर है उनको तो सदगति प्राप्त हुई है। तो ये फीडबैक उनके पास भी है ना, सिर्फ आपको और हमको नहीं पता है, उनको भी पता है। तो जितना डरा हुआ इंसान होता है उतनी जोर शोर से रात के अंधेरे में गाना गाता है। तो ममता क्यों गा रही है? अचानक जो रविंद्र संगीत के सुर दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, तो उसका मतलब समझिए आप। वैसे ममता जी ने ये जो सोसाइटी में बूथ लगाने वाली बात थी, इसको उनके जो RWA की एक मीटिंग बुलाई गई, आपके ध्यान में है या नहीं मैं बताता हूँ आपको कि RWA जो है उनकी मीटिंग बुलाई गई, और वहाँ पर RWA के जितने भी लोग थे वो RWA ने कहा कि साहब हम अपनी सोसाइटी में बूथ नहीं चाहते। हाँ, तो कहाँ से प्रेशर आया होगा समझ सकते तो हैं। हम अपनी सोसाइटी में बूथ नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन ने एक नहीं मानी, उनका बूथ तो लगेगा ही लगेगा, और अपने मन से जो है वहाँ का कोई कमरा वमरा ये तुम्हारा जो हॉल वॉल है वो दे दो, नहीं तो फिर हम रिक्विजिशन कर लेंगे आपकी कॉलोनी के अंदर, और रिक्विजिशन की हमारे पास पावर है। तो फिर आगे इंस्ट्रक्शंस तो वो सारा हो गया था। अब फिर क्या किया ममता ने उसके बाद देखिए, क्योंकि पहले ये क्या करते थे कि ये जो सोसाइटी में बूथ लगते नहीं थे, बाहर लगते थे, तो बाहर ये लोग कोई जाते नहीं थे, तो सोसाइटी वालों के वोट ये लोग डाल लिया करते। जब ये हुआ कि भाई सोसाइटी वालों का है, अब सोसाइटी वाले मान लो डर के मारे वोट नहीं भी डाले, तो वो जो उनके वोट बाहर पड़ जाया करते थे उस पर तो रोक लग गई। तब इन्होंने एक और किया कि साहब ऐसा है कि आप भले सोसाइटी में लगा लो, लेकिन बाहर वालों को भी यहाँ आने की अनुमति दो। गड़बड़ समझा? सोसाइटी के गेट पर अगर CRPF वाला खड़ा हो जाता है,
ना बाहर का कोई अंदर जाएगा, ना अंदर का कोई वायरल हो जाएगा, तो प्रॉब्लम है। इसलिए अंदर लगा लो, कि बाहर वालों को गुंडागर्दी करने के लिए अंदर जाने की सहूलियत दे दो, समझे? तो फीडबैक सही, ममता के पास भी सही फीडबैक जा रहा है। इसके ये सिम्टम्स है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो उनको भी पता है, उनको भी पता है। तो इसलिए वो डेस्परेट है कि भाई कुछ ना कुछ करके राष्ट्रपति शासन तो लगाओ, कम से कम सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश करेगी। तो ये वहां भी बैठे कि नहीं लगाएंगे इतने जल्दी, तुम जितना तमाशा करना है करो। एक मंझे हुए खिलाड़ी है, ये समझ नहीं पाते। देखो, अच्छे खिलाड़ी, मंझे हुए खिलाड़ी है, तो उसके सामने आपको संभाल कर खेलना पड़ता है, नहीं तो तुम बच्चे हो। देखते एक और मामला जो चल रहा है कि साहब की पूरी जो ये आपकी लेफ्ट लिबरल लॉबी है, ये हेमंत बिश्व शर्मा के पीछे पड़ी हुई है, बार बार उनके खिलाफ जा रहे हैं कोर्ट। जाने तो उनका और क्या काम है बेचारों को। एक बात होती है ना कि आपकी पैतरेबाजी दिन ब दिन गलत साबित होती जा रही है। तो आप तो देखो, एक बात मैं मानता हूं कि अगर आप बैटिंग के लिए खड़े हो, तो सामने वाले का बॉलर कैसा होना चाहिए, उसके बॉल कैसे होने चाहिए, गुगली हो या फास्ट हो, आप नहीं तय कर, तो उनको तय करने दो, कोई बात नहीं। मैं बैटिंग के लिए खड़ा हूं, मुझे इसलिए वो इंजमाम उल हक जो था, उसकी एक वीरेंद्र सहवाग के बारे में उन्होंने कहा था, वो अपनी इज्जत नहीं करता, वो बॉलर की इज्जत नहीं करता, वो फील्डर की इज्जत नहीं करता, वो क्रिकेट की भी इज्जत नहीं करता। अगर वीरेंद्र सहवाग ऐसे मामले में खड़ा है, तो ये हेमंत बिश्व शर्मा एक तरीके से वीरेंद्र सहवाग है असम की पॉलिटिक्स में। वो किसकी परवाह ही नहीं करता, ना इज्जत करता। वो तो भूपेन अगर बोरा, आपको अपनी इज्जत बचानी है, तो उसके सामने बॉल डालने के लिए मत जाना, ना कि फील्डिंग करने के लिए जाना। ओंकार जी, वो भूपेन बोरा से 15 मिनट बात की राहुल गांधी ने, और बात खत्म होते ही उसने जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए, ये है सामंती सोच आपकी कि आप किसी को एक कॉल कर देंगे और वो रुक जाएगा। भाई, आप भूल जाओ, अब ये 10 जनपद वालों को भूल जाना चाहिए कि जब एक किस्सा सुना देता हूं। अर्जुन सिंह ने एक बार नटवर सिंह को अप्रोच किया। नटवर सिंह उन दिनों सोनिया गांधी के करीब थे, कोटरी में थे, और अर्जुन सिंह ने कहा कि मैडम जो हैं वो काफी समय से मिलने का समय नहीं दे रही हैं, नाराज हैं। यार, मेरी रात की नींद हराम हुई पड़ी है, मैं सो नहीं पा रहा हूं और मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और मुझे लग रहा है कि मैडम से आप अगर मेरा अपॉइंटमेंट करा दें, बस मेरी हाय हेलो हो जाए एक बार उनसे, तो मुझे थोड़ा शांति मिल जाएगी, मुझे लगेगा कि मैं हाँ कांग्रेस में हूं। ये ओरा हुआ करता था कभी सोनिया गांधी का और इस परिवार का। आज वो बात नहीं है। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, सब आदमी सुरक्षित जगह तलाश कर रहे हैं। और ये आपके बोरा कब से नाराज हैं? महाराष्ट्र में एक लव जिहाद को लेकर के उनका स्टेटमेंट आया था, उसको लेकर के ऊपर से किसी ने मिसबिहेव किया उनके साथ में फोन कॉल पर, और ये कहा कि आप इस बयान को तुरंत वापस लीजिए। तो चूंकि पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए थे, ऊपर से कहा गया था, उन्होंने बयान वापस ले लिया वो। लेकिन ये तो असम में सब जानते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा और बोरा दोनों बहुत करीबी मित्र हैं, भले ही अलग अलग पार्टियों में थे, दोनों साथ काम कर चुके हैं। पहले तो एक ही पार्टी में थे। बिल्कुल। तो जब इन पर प्रेशर डाला गया कि आप इस्तीफा वापस ले लो, तो उसके अगले ही दिन जो है अपना टहलते टूलते हिमंता बिस्वा शर्मा उनके घर पे ही पहुंच गए, वहां जाकर के उनसे बात की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 22 तारीख को बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। संजय जी, ये बहुत बड़ी घटना है।
ऊपरी असम में, उत्तर असम में करीब 45 विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये जो इतना कैजुअली लेते हैं ना ये लोग पार्टी लीडर्स को, घर की मुर्गी दाल बरोबर समझ करके, और ये जो समझते हैं कि राहुल गांधी एक कॉल कर देंगे, 10-15 मिनट बात कर लेंगे और फिर लोग अपना मन बदल देंगे, अब वो कंडीशन रही नहीं है। ना इनका कोई प्रभाव है, ना इनकी कोई सीरियसनेस है, ना इनके नेतृत्व में पार्टी के पुनर्जीवित होने की कोई दूर दूर तक संभावनाएं हैं। तो ऐसे में कोई क्यों अपना मन बदलेगा? सही ये है। राहुल गांधी को इसकी परवाह ही नहीं, उसके पास अशोक वानखेड़े है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, ये सब बड़ी टीम पड़ी है यार। अभी उनको ट्राई नहीं किया, उसके पहले आप राहुल गांधी की पॉलिटिक्स खत्म करने पर तुले हो, कमाल कर रहे हो। अभी तो असली तमिलनाडु में खिलाड़ी भी तो लड़ाई कर रहे हो। अभी पैवेलियन में एक असली खिलाड़ी बैठे और वो स्लीपर सेल आगे भेज रहे। हमारे वानखेड़े को तो हर जगह स्लीपर सेल दिखाई देते। तो अभी असली टीम मैदान में है ना, पैवेलियन में है, बाकी के हारने तो फिर असली खिलाड़ी बाहर आएंगे और देखते देखते देखो क्या बोरिया बिस्तर लपेट कर भागना पड़ेगा बीजेपी को। आप चिंता मत करो। मैंने तो ये भी सुना है कि साहब कि वो अब डीएमके से भी सौदेबाजी जो इस लेवल की कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि साहब की वो डीएमके जो है वो अगर गारंटी नहीं देगी हमको सरकार में शामिल करने की, तो हम डीएमके के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। सब जगह अकेले लड़ना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। ये तो पार्टी कैसे ये बढ़ेगी? साथ लड़े ना लड़े, इनकी औकात क्या है उधर? इनकी औकात क्या है? अब वो तो समझते हैं ना औकात है, हमारे ना डीएम समझे। डीएमके वाले इनको धक्के मारकर बाहर नहीं निकालते, यही इनकी इज्जत है। वो बात है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को, ओंकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।